हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों क्लास 11th में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी तक आप सभी लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में 100% कवर कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा में 5 तरीके के जीव पाए जा रहे हैं जिन्हें आप क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटिस्ट्स, प्रोटोजोअन्स और प्रोटिस्टा के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड, स्पोरोजोअन्स और अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। उसके बारे में आप सभी जान चुके हैं किस तरीके की कैसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनकी कौन कौन से मूल लक्षण होते हैं, उनका हैबिटेट कैसा होता है और किस प्रकार से वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब हमें जानना है बच्चों किंगडम फंजाई के बारे में। इसके बारे में जानने के बाद हम लोगों को केवल इंट्रोडक्शन पार्ट करना है किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया का। उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 3 और 4th में किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और आज पढ़ेंगे हम किंगडम फंजाई। हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बाद हम लोगों को पढ़ना है कवक के बारे में, यानी कि किंगडम फंजाई के बारे में। कवकों के बारे में हमें क्या करना है, आज अध्ययन करना है। तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी मैं आप सभी को। कवक के बारे में आप सभी को पता है कि कवक का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की शाखा कवक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कवक विज्ञान जिसे आप माइकोलॉजी कहते हैं बच्चों, और ये माइकोलॉजी आज इस समय पे इसे माइसिटोलॉजी भी कहते हैं, MYCETOLOGY। कवक विज्ञान का जनक कौन है? ये एक, जैसे कवक के बारे में जब आप किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपके जनरल नॉलेज अबाउट फंजाई कहलाएंगे, यानी फंजाई के बारे में आपका सामान्य ज्ञान क्या है, उसको कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। अच्छा, एंटोनियो मिशेली सर को कवक विज्ञान का जनक माना जाता है और सर E.J. बटलर, इनको भारतीय कवक विज्ञान का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। तो आपने 3 चीजें पढ़ी। एक तो ये कि कवक का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इसे अब माइसिटोलॉजी भी कहते हैं। कवक विज्ञान का जनक माना जाता है एंटोनियो मिशेली को और E.J. बटलर को भारतीय कवक विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है। कवक कैसे होते हैं? क्लोरोफिल और संवहन तंत्र रहित हेट्रोट्रोफिक प्लांट्स हैं जिनके शरीर में थैलस के रूप में होता है, जिसका शरीर में क्या होता है, थैलॉइड होते हैं। ये थैलस इनके अंदर पाया जाता है। इनमें जो सेल वॉल होती है यानी कि कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन युक्त होती है और इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो ये यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। फंजाई इज अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। फंजाई इज अ यूनिक किंगडम, स्पेशल किंगडम है। क्यों? ये विषम पोषी जीवों की कैटेगरी में आता है। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट, यानी कि उनकी मार्फोलॉजी और रहने के स्थान में वो बहुत सारी विविधता दर्शाते हैं। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि फंजाई जो है बच्चों वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, बहुत सारी जगह पे पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? वायु में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं यानी कि जल में पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं और एनिमल्स पे और प्लांट्स पर भी पाए जाते हैं। फंजाई जिसे आप कवक या फंगस कह सकते हैं, मनुष्यों के शरीर पर भी आपने देखा होगा कि फंगस आ जाती है ना, कभी कभार मनुष्यों के शरीर पे भी फंगस आ जाती है। तो पौधों पर भी लग जाती है, डेड मटेरियल्स पे भी लग जाती है। तो फंगस जो है इसीलिए इसको कहते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो, यानी वो कैसी परिस्थितियों में ग्रो करना प्रेफर करते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यानी ऐसी जगहों पे जो गर्म होगी और जहां पे क्या होगी, ह्यूमिडिटी यानी नमी की मात्रा ज्यादा होगी, गर्म होगा और नम होगा। ठीक है। इसीलिए जो बारिशों का मौसम होता है जून के महीने में
जून के महीने में आपने देखा होगा, कभी आपने फील किया होगा कि गले पे रिंग वर्म, गोल गोल सा चकत्ता सा होता है जिसको फंगस कहते हैं कि रिंग वर्म हो गया, फंगस लग गया, ठीक है। उसके बाद कभी दो उंगलियों के बीच में भी आपने देखा होगा कि सड़न सी होने लगती है, उसका रीजन ये फंगस ही होते हैं। Their bodies consists of long, slender, thread-like structure called hyphae. ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ये तीन तरीके के होते हैं, अपनी पोषण विधियों के आधार पे तीन तरीके के पाए जाते हैं। पहले जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक यानी कि विषम पोषी होते हैं। इन एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ये क्या होते हैं, मृत ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे क्या करते हैं, अपघटन करके उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स का और उससे भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो फंगस होते हैं वो बच्चों सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं, या आप इनको मृतोपजीवी कह सकते हैं। जो सिम्बायोट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन्स, यानी लाइकेन्स के रूप में एल्गी और फंजाई का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल शो करते हैं। उनको क्या कहते हैं, हम लाइकेन्स कहते हैं। एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, और हायर प्लांट्स की जड़ों में वो माइकोराइजा के रूप में पाए जाते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स आपके सिम्बायोट्स के हो गए। उसके बाद पैरासाइट्स के रूप में डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स, यानी कि वो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक प्रायः कैसे होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, और इनमें बच्चों पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, कवक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसी कारण से ये दूसरे पौधों पर पैरासिटिक रूप में, परजीवी के रूप में अथवा सहजीवी के रूप में यानी सिम्बायोट्स के रूप में, और सड़े गले पदार्थों पर जैसे कि विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल्स, खाद्य, अचार, रोटी, फल, मुरब्बे, चमड़ा आदि पर सैप्रोफिटिक रूप में मिलते हैं। अब कभी क्या आपने जनरली देखा होगा, बारिशों के मौसम में आपको ये दिखाई पड़ता है, कभी आपने अचार पर फंगस लगते हुए देखी है, अचार आपने रखा और बारिश के मौसम में अचार का डिब्बा खोलने पर आपको व्हाइट कलर का बहुत सारा तंतुसम संरचनाएं, तंतुसम जैसे धागे जैसी बहुत छोटी छोटी संरचना, आपको लगेगा कि जैसे बहुत फ्लफी सा, रुई सा कुछ है। ब्लैक कलर में भी डिफरेंट होते हैं, काले रंग के, सफेद रंग के, अलग अलग तरीके के फंगस, हम अपनी साधारण भाषा में कहते हैं कि फंगस लग गई है। तो वो क्या होती है बच्चों, वही एक कवक होते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है कि कवक जो है बहुत सूक्ष्म पौधे होते हैं और रचना में ये बहुत ज्यादा सरल होते हैं। ठीक है, इनकी शारीरिक रचना कैसी होती है, ये एक कोशीय होते हैं यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, और धागे जैसी संरचनाओं यानी कि कवक सूत्रों से बनी होती है। इनकी संरचना कैसी होती है, हाइफी से बनी होती है। ठीक है, हाइफी से बनी होती है। इन कवक सूत्रों का समूह क्या है बच्चों, इन जो कवक सूत्र होते हैं हाइफी, इन्हीं का समूह क्या कहलाता है, कवक जाल या माइसीलियम कहलाता है। इसका समूह क्या कहलाता है, माइसीलियम कहलाता है। कुछ कवक सूत्रों में सेप्टम यानी पट भी नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें एसेप्टेट या सिनोसिटिक कवक सूत्र कहते हैं, जैसे आपका फाइकोमाइसिटीज। और कुछ में पट यानी कि सेप्टम पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज कहते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज कहते हैं। ये आपके सेप्टेट हाइफी या पटीय कवक सूत्र कहलाते हैं। तो कवक सूत्रों की भित्ति जो होती है वो बच्चों कवक, सेलुलोज, काइटिन और केलोस की बनी होती है। किस किस की बनी होती है, कवक सूत्रों की जो सेल वॉल होती है, कवक सूत्रों की जो भित्ति होती है वो सेलुलोज, काइटिन और केलोस की बनी होती है। कवकों में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है या संग्रहित मुख्य भोजन होता है वो ग्लाइकोजन और ऑयल ग्लोब्यूल्स यानी कि तेल की बूंदें होती हैं। फाइकोमाइसिटीज के सूत्र सिनोसिटिक होते हैं या संकोशिकीय होते हैं, और एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के सूत्रों की कोशिकाएं यूनिन्यूक्लिएट या एक केंद्र की
द्विकेंद्र की अथवा मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती हैं। ठीक है, पहले इतना आपने जाना कि कवक का अध्ययन जो विज्ञान वनस्पति विज्ञान की शाखा है माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसको आप माइसिटोलॉजी भी कह सकते हैं। कवक विज्ञान का जनक थे सर एंटोनियो मिशेली और ई.जे. बटलर भारतीय कवक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। कवक आपके 3 तरीके से मिल सकते हैं, मार्फोलॉजी और हैबिटेट के आधार पे। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं यानी सार्वभौमिक होते हैं, हर जगह पे ये मिलते हैं। आपके वायु में भी, जल में भी, मृदा में भी, मनुष्य मतलब एनिमल्स पे भी, जंतुओं पे भी और पौधों पर भी। ठीक, ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करते हैं यानी ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहां पे गर्म मौसम होता है और आर्द्रता भरा स्थान होता है यानी कि ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम हाइफी कहते हैं बच्चों। सैप्रोफाइट्स के रूप में पाए जाते हैं ये। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक इन एब्जॉर्ब soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes. Symbionts यानी कि जो सहजीवी के रूप में प्रेजेंट होते हैं और पैरासाइट्स यानी कि ये परजीवी के रूप में प्रेजेंट होते हैं। हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने से पहले किंगडम फंजाई में मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से दिखाते हैं, तो इनकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। मैं आपको डायग्राम बना के समझा दूंगी। फंजाई जो होते हैं बच्चों, ये कुछ इस तरीके की संरचना बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया फंजाई के बारे में, तो ये कुछ इस तरीके की संरचना के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या मैंने आपको बताया था कि ये कुछ सेप्टेट होते हैं। ठीक, यानी उसके अंदर ये पटीय संरचना पाई जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम सेप्टम कहते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके के डिविजन्स बने होते हैं। अब ये ग्रीन कलर की स्लाइड पे है बच्चों, पर कवक ग्रीन नहीं होते हैं, केवल इसका स्लाइड का कलर ही ग्रीन है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपके सेप्टम कहलाते हैं। ये कहलाते हैं सेप्टम। जो आपको ये लाइंस दिखाई पड़ रही हैं ये आपको ये सेप्टम कहलाते हैं। और ये हर सेप्टम के बीच में इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये जो धागे नुमा संरचना है बच्चों, यही आपकी हाइफी कहलाती है। ये जो धागे नुमा संरचना है यही आपकी सेप्टेट हाइफी कहलाती है। ये जो ये है, ये क्या है, ये दोनों आपके हाइफी हैं, यानी इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यही आपकी धागे नुमा संरचना है। क्या है, धागे नुमा संरचना। धागे नुमा संरचना है ये। ठीक है, इसमें यही हाइफी पाए। अब मैंने आपको बताया था कि एक तो सेप्टेट होते हैं, ठीक है, यानी कि पटीय कवक सूत्र इन्हें हम कहते हैं, ये सेप्टेट कहते हैं। ये कैसे हैं आपको बच्चों, ये आपके मिलते हैं फाइकोमाइसिटीज में। ठीक है, जो सेप्टेट होते हैं, कुछ में सेप्टेट, कुछ में सेप्टम नहीं पाए जाते हैं, वो आपका फाइकोमाइसिटीज। ये आपका है फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल, इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे जब हम 4 टाइप के किंगडम फंजाई के बारे में बात करेंगे। मैं आपको सेप्टेट और ए सेप्टेट दोनों किस तरीके के होते हैं उनके बारे में बात करूंगी। अभी हमने ए सेप्टेट के बारे में बात करी बच्चों, अब हम बात करेंगे, अभी हमने सेप्टेट के बारे में बात करी। एक टाइप का कवक होता है, वो कुछ इस तरीके की
कुछ इस तरीके की संरचना होती है, जिसमें कुछ ऐसी संरचना होती है। ठीक, कुछ इस तरीके की संरचना होती है, जिसमें यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे होते हैं बच्चों, इसमें कहीं सेप्टम, यानी कि वो जो लाइंस मैंने बनाई थी पिछले बार, उस तरीके का कहीं सेप्टम पटीय नहीं होते हैं। ये कैसे कहलाते हैं, ये एसेप्टेट कहलाते हैं। और इस तरीके के आपके जो वो वाले कैसे थे, वो पटीय थे, और ये वाले कैसे हैं बच्चों, ये अपटीय हैं। इसमें क्या है, सेप्टम नहीं पाए जाएंगे। तो ये आपके सिनोसिटिक हाइफी कहलाते हैं। ये कैसे कहलाते हैं, ये आपके सिनोसिटिक हाइफी कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये जो छोटे छोटे मैंने बनाया है बच्चों, ये आपका न्यूक्लियस को शो करता है। ठीक है, ये आपका शो करता है न्यूक्लियस को। ये जो है ये आपके हाइफी कहलाते हैं। ये आपके हाइफी कहलाते हैं। और जिसमें इस तरह से सेप्टम बने होते हैं वो वाले सेप्टेट कहलाते हैं। ये क्या है, ये सेप्टेट, ये सेप्टम, पर ये दोनों अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, तो आपने बात करी कि किसी में सेप्टम होते हैं और किसी में सेप्टम नहीं होते हैं, तो दो तरीके के इस तरीके से आपने जाना। इसके बाद किंगडम फंजाई में हमने बात करी, तो किंगडम फंजाई में हमको चार बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, इनके बारे में बात करनी है। तो एक एक करके हम बात करेंगे, पर हम पहले जानेंगे कि किंगडम फंजाई में बच्चों रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, उसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि किंगडम फंजाई में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो कवकों में जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो 3 प्रकार से होता है, यानी कि तीनों प्रकार से होता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों प्रकार से रिप्रोडक्शन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, यानी कि वर्धी जनन या कायिक जनन भी पाया जाता है इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग भी पाया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इसमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है। ठीक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, जो कवकों में 3 प्रकार से जनन होता है, पहला आपका है वेजिटेटिव मीन्स, यानी कि आपका वर्धी जनन। पहला आपका क्या कहलाता है बच्चों, वर्धी जनन कहलाता है। ठीक है, ये आपका वेजिटेटिव मीन्स यानी कि वर्धी जनन कहलाता है। दूसरा आपका एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। ये स्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो स्पोर्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, स्पोर्स। ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं या स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, या इन्हें हम जूस्पोर्स भी कह सकते हैं। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो oospores, एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है, जहां पे स्पोर्स कैसे होते हैं बच्चों, प्रोड्यूस होते हैं और डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, जिसे हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, यानी कि अगर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गमीट्स के बीच में, ठीक है, तब इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। ठीक, जब केवल देखिए, जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, ठीक, आप ऐसे समझें कि जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है,
तब क्या कहेंगे बच्चों, तब ये कहलाएगी आपकी प्लाज्मोगैमी। तब ये क्या कहलाती है, आपकी प्लाज्मोगैमी। ठीक, जहां पे प्लाज्म, प्रोटो को हटा दीजिए, तो जहां प्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है वहां क्या कहलाएगा, प्लाज्मोगैमी कहलाएगा। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, यानी जहां पे दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, तो न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, कैरियन। ठीक, तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी, यानी कि जहां दो कैरियन का फ्यूजन हो रहा होगा उसको हम कैरियोगैमी कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कैरियोगैमी कहेंगे। और जब मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी जब जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसपे क्या होते हैं बच्चों, आपके अगुणित स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, अगुणित स्पोर्स बनते हैं। तो जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, उसमें हम देखेंगे कि देखो, एक तो फ्रैगमेंटेशन या विखंडन होता है। तो इस विधि में जो कवक सूत्र है वो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं। कैसे, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक भाग क्या करता है, एक नए कवक को जन्म दे देता है। तो इस प्रकार की विधि आपकी विखंडन या फ्रैगमेंटेशन कहलाती है। ठीक, फिर हम बात करेंगे विभाजन यानी फिशन की। ठीक, इसमें देखिए, फ्रैगमेंटेशन का मतलब विखंडन होता है और विभाजन का मतलब फिशन होता है। तो जो फिशन होता है, इस प्रकार का जनन ज्यादातर एक कोशिकीय कवकों में जैसे कि ईस्ट में पाया जाता है। इसमें क्या होती है, कोशिका जो होती है, जो सेल होती है बच्चों, ये लंबाई में बढ़ती है और क्या करती है, कंस्ट्रक्शन के द्वारा उपसंकुचन, क्या होती है, उपसंकुचन होती है, यानी उस जगह पे सिकुड़ने लग जाती है और उसका फिर ट्रांसवर्स भित्ति के द्वारा क्या होती है, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि दो डॉटर सेल्स में टूट जाती है। पहले छोटे से बड जैसी संरचना निकलती है और उसमें फिर न्यूक्लियर डिवीजन होता है। जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के मटेरियल का डिवीजन होता है और जब वो न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, जो न्यूक्लियस है वो दो हो जाता है, मतलब एक ही सेल में जब वो दो न्यूक्लियस में टूट जाता है तब दोनों अलग अलग सेल्स, प्रोटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस, दो अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं। तो इस प्रकार का जनन जो है ये आपका कवक दर्शाता है, जिसको आप विभाजन कहते हैं। तीसरे प्रकार का जनन है बच्चों, जिसको आप मुकुलन या बडिंग कहते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि जो जनक कोशिका होती है, जो पेरेंट सेल होती है, इससे एक छोटी सी मुकुल या बड जैसी आउटग्रोथ के रूप में उत्पन्न होती है और ये बड जो होती है ये पृथक होकर के नए कवकों को जन्म दे देती है। ठीक है, तो बडिंग, फिशन और फ्रैगमेंटेशन ये आपका इस तरीके के जनन जो है वो आपका कवक दर्शाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों एक ओइडियम, कभी कभी सूत्र पतली भित्ति वाले छोटे छोटे भागों में जो ओइडिया कहलाते हैं उसमें टूट जाते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं और अंकुरण के बाद ये क्या करते हैं, नया कवक सूत्र बना लेते हैं। ठीक, फिर क्लेमाइडो बीजाणु है, क्लेमाइडोस्पोर्स हैं। ये मोटी भित्ति वाले काले स्पोर्स होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में कवक सूत्र से बनते हैं और अंकुरण के बाद नए कवक सूत्र को जन्म दे देते हैं, जैसे आपका राइजोपस। तो ये आप जब भी ब्रेड अगर आपने सड़ते हुए देखी होगी तो ब्रेड पे जो ब्लैक कलर के वो पाए जाते हैं फंगस, वो आपके राइजोपस की कैटेगरी में आते हैं। फिर बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा होता है, मैंने आपको बताया था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स के द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन ये किस तरह से होता है, आप पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ये निम्नलिखित तरीके से होता है। एक तो चल बीजाणुओं के द्वारा, जूस्पोर्स को हम क्या कहते हैं, जूस्पोर्स को हम चल बीजाणु कहते हैं। ठीक है, तो चल बीजाणु का जो निर्माण होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में जूस्पोरेंजियम में हो जाता है, यानी कि चल बीजाणु धानी में हो जाता है।
ये बच्चों नाशपाती के आकार की केंद्रक वाली संरचनाएं होती हैं जो यूनिफ्लैजिलेट होती हैं, यानी कि ये एक इसमें एक पक्षमी होती हैं ये, और सिनकाइट्रियम में या बाइफ्लैजिलेट होती हैं सेप्रोलेग्निया में। नोट कर सकते हैं आप, यूनिफ्लैजिलेट होती हैं ये सिनकाइट्रियम में या बाइफ्लैजिलेट होती हैं सेप्रोलेग्निया में, और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये अंकुरित होकर के नए पौधों को जन्म दे देते हैं। ठीक, पहला अलैंगिक जनन का जो आपका विधि है वो है चल बीजाणुओं के द्वारा, यानी कि बाय जूस्पोर्स। दूसरे तरीके का फंजाई में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है बच्चों, वो कहलाता है अचल बीजाणुओं के द्वारा, यानी कि बाय एप्लैनोस्पोर्स। इसमें आप यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी, राइजोपस और म्यूकर में, राइजोपस और म्यूकर में जो स्पोरेंजियम में जो बीजाणुधानी धर के अग्र भाग के फूलने से बनती है उसमें अचल बीजाणु बनते हैं या एप्लैनोस्पोर्स बनते हैं। तो ये जो एप्लैनोस्पोर्स होते हैं बच्चों, ये इन बीजाणुओं में फ्लैजिला नहीं होता है ना, और ये एक नए कवक के तंतु को जन्म दे देते हैं। ठीक, तीसरे प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है बाय कोनिडिया, यानी कि कोनिडिया के द्वारा। ये अचल, नॉन मोटाइल और एक्सोजिनस स्पोर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्सोजिनस स्पोर्स होते हैं, यानी कि बहिर्जात बीजाणु होते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं और कवक सूत्र के अग्रभाग पर जो आपका फंगस हाइफी होता है, कवक सूत्र होता है, उसके अग्रभाग पर यानी आगे की भाग पे कर्णाधार यानी कि कोनिडियोफोर पर उत्पन्न होते हैं। किस पर उत्पन्न होते हैं, कोनिडियोफोर पर उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया के रूप में गोल 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 छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। चूंकि ये माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं या आपको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही आप इन्हें देख सकते हैं, तो केवल जानना है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आप जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में माइक्रोस्कोप के नीचे इन चीजों को दिखाया जाएगा तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके के होते हैं। तो आपने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बच्चों वो 3 प्रकार से पाया जा रहा है। एक तो आपका बाय जूस्पोर्स यानी कि चल बीजाणुओं के द्वारा इन फंजाई, दूसरा बाय एप्लैनोस्पोर्स इन फंजाई अचल बीजाणुओं के द्वारा, एग्जाम्पल आपका इसका है राइजोपस और म्यूकर, फिर तीसरा कोनिडिया के द्वारा, और इसका एग्जाम्पल है आपका जिसमें कोनिडियोफोर पर ये कोनिडिया उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें आपका पाइथियम और पेनिसिलियम है। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने फंजाई का इंट्रोडक्शन जान लिया है और रिप्रोडक्शन फंजाई में किस तरह से होता है मैंने आपको बताया कि वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी फंजाई में पाया जाता है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जूस्पोर्स, एप्लैनोस्पोर्स और कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई दिखाते हैं, शो करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो।